अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने रात के अंधेरे में एक बार फिर इंसाफ किया है। इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, इलेक्शन नहीं होगा तो युद्ध होगा। एक बहुत ही खास व्लॉग के साथ मैं हूं इब्न सिकंदर खान। जब रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में, ये व्लॉग मुकम्मल देखिएगा। इसमें उस केस पर भी बात होगी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल किया जा रहा है, और दूसरे सियासी लीडरों से इमरान खान का थोड़ा सा मुवाजना भी करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी इस व्लॉग को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग मुझे देखते हैं दोस्त, में जब एनालिटिक्स देखता हूँ मुझे दुख होता है कि आप मेरा व्लॉग देखते हैं, तो फिर मेरा हक बनता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। जी हाँ, तोशा खाना बहाना बनाया गया है। इमरान खान ने घड़ी चोरी की थी, और इससे पहले BMW, मर्सिडीज, बेंज गाड़ियां भी वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने ली, उन पर कोई केस नहीं बना। बहरहाल इमरान खान मुजरम ठहरे, उन्होंने एक घड़ी फरोख्त कर दी थी। तोशा खाना का ये केस था, और इस केस का फैसला काफी दिन पहले महफूज कर लिया गया था। एन उस घड़ी पे इस केस का फैसला। अच्छा, आज तो वो तमाशा क्या हुआ, अडयाला जेल में इमरान खान के वकील गए उनके कागजात नामजदगी पर उनसे साइन लेने के लिए, तो एक वकील को वहां से अगवा कर लिया गया। कहा गया उसका फोन उसके साथी वकील को दिया गया, और कहा गया कि भाई एक आदमी को जाने की इजाजत है, और वो भी मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकता। अब मोबाइल फोन वो अपने साथी को दे के गया, तो अंदर से वो वकील गायब, और ये फैसले का इंतजार किया जा रहा था। जो ही आमर फारूक ने ये फैसला सुनाया, उसने रात के अंधेरे में जो ही इंसाफ किया, उस वकील को छोड़कर स्वाबिदन हासिल कर लिया गया। अब ऐसे हालात में जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर को आप इलेक्शन से ही बाहर करेंगे, तो फिर नवाज शरीफ का, पीपल पार्टी का, फजल रहमान का, इनका मुकाबला किससे? इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं रहती। अगर आपको मकसूद इमरान खान को हराना है तो आप उसके खिलाफ धांधली करें, जो और भी इलीगल कोई हरबा छोड़ा तो आपने है नहीं, सारे अरबे इस्तेमाल करो करके उसे इलेक्शन से बाहर करो। यही तुम कर भी सकते थे, और तुमने करना भी ऐसे ही था, तो हमें पता था ऐसे ही करना है। लेकिन ये क्या बात है कि उसको दौड़ से ही बाहर करके अकेले मियां मोहम्मद शरीफ नवाज को दौड़ाकर स्वाबेदारैन हासिल कीजिए। ये हो गई है एक बात। दूसरी बात, मरियम ने कहा है कि अबू जी को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए और मुझे पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए, तो फिर शहबाज और हमजा कहाँ जाएंगे? इस वजह से गुज़श्ता दिन हमजा शरीफ नहीं आया, और शहबाज शरीफ भी कुछ देर के बाद वहां से उठ के चला गया। तो लगता है अब दराने खानदान तक आप पहुंची हैं। नवाज शरीफ ने मनसेरा के हल्के ने 15 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है कि वो यहां से इलेक्शन लड़कर स्वाब-ए-दारैन हासिल करेंगे, क्योंकि लाहौर वाली सीट पर उन्हें खुद अपनी फतह का यकीन नहीं है कि लाहौर से वो शिकस्त खाएंगे। शिकस्त तो मनसेरा में भी होगी, क्यों? इमरान तो मनसेरे में भी होगा, क्या मनसेरा में इमरान नहीं होगा? बहरहाल मैं बात कर रहा था जस्टिस आमर फारूक के। इस जज साहब ने अब तक जितने फैसले दिए हैं, पहली बात तो यह है कि यह फैसलों को महफूज कर लेता है। इससे बड़ा फैसलों को महफूज करने वाला जो जज होता है, उससे घटिया और गलीज आदमी दुनिया में कोई नहीं होता। ये मेरे जुमला नोट कर दीजिए कि आपने एक फैसला कर लिया है, तो उसको महफूज किसके लिए रखा हुआ है? तो हमारे बाप का फैसला है, तुम उस पर बैठ के अंडे दे के उससे बच्चे निकालने हैं, खबीस आदमी। इसने फैसला महफूज किया हुआ था। पहले एक फैसला 70 दिन तक उसने महफूज रखा, और एन उस टाइम पर, अब क्योंकि आज कागजात नामजदगी के आखिरी 2 दिन थे, तो यहां तक इंतजार करते रहा कि इमरान, और तो उसके रास्ते की कोई रुकावट रही नहीं थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कभी बहाना, जो जो ये बहाने बनाते गए,
हर कानूनी हवाले से उन्होंने इनके हर उस बहाने को एज ए चैलेंज कबूल किया। अदालतों के दरवाजे खटखटाए, पेशावर हाई कोर्ट में गए, और आज पेशावर हाई कोर्ट से तो खैर इंसाफ की उम्मीद थी। जज बिक गए, खरीद लिए गए। अब ये जज, इसका इससे आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, इसके जज राजा सिकंदर सुल्तान, उसकी अभी उसकी खबरें थी कि वो रिजाइन करेगा। मियाँ साहब और उसके इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मियाँ साहब की मर्जी के फैसले शायद वो देना नहीं है, अब आइंदा नहीं देगा, जितने दे लिए। वो मियाँ साहब की हिमायत तो कर सकता है, करता है, करता रहा है, आइंदा भी करेगा, हमें पता है। सिकंदर सुल्तान ऐसे ही करेगा। लेकिन ये मेरा पेन है, इसका कलर आपको नजर आ रहा है। अब मैं आपको अगर ये कहूं ये मेरा कलम है, अगर मैं आपको कहूं कि इस कलम का कलर येलो है, आप मेरे साथ एग्री करेंगे? नवाज शरीफ ये कहता है ये कलर का येलो है। अगर मैं आपको कहूं इसका कलर ब्लैक है, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे? नवाज शरीफ ये कह रहा है कि इस पेन का कलर ब्लैक है। अगर मैं कहूं कि इसका वाइट ये लिखा हुआ ऊपर कुछ है, तो ये बहरहाल मैं कहूं कि वाइट है तो अच्छा, मेरी अब बियर्ड में मेरी दाढ़ी है, मैं आपको कहूं मेरी दाढ़ी स्याह है, आप क्या कहेंगे? स्याह है। अब जज जो है, जो जज से नवाज शरीफ ये कहलवाना चाहता है कि ये पेन वाइट है, ये पेन ब्लैक है। वो ये कहना चाहता है कि जिस तरह मेरी दाढ़ी है ये सफेद नहीं है, ये स्याह है। और वो कहता है कि जज ऐसा ही करे, तो राजा सिकंदर सुल्तान ऐसा ही करे। तो उसने कहा है मियाँ साहब, और तो मैं तुम्हारे जूते पॉलिश करूंगा, सब कुछ करूंगा, ये नहीं कर सकता। एक बात होगी, GHQ वाले भी मेरा नहीं ख्याल कि इतने अंधे होंगे और इतने बेवकूफ होंगे हमारे जर्नैल। खैर, उनको में अकल कम होती है फौजियों को, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, ख़ासतौर पे जर्नैलों के हवाले से। हमारे बच्चे हैं फौजी भी, उनकी एक ख़ास माहौल में परवरिश होती है, एक ख़ास अंदाज में तरबियत होती है, तो उसी तरह के उनके जहन बनते हैं, जिस तरह की उनकी तरबियत होती है, जिस तरह से उन्हें एजुकेट किया जाता है। हमारा ये जर्नल वगैरह बनते हैं तो ये भी मेरे ख्याल में तो एक प्रोसेस से गुजर के बनते हैं, तो इनको उस हवाले से इनकी बाकायदा तरबियत होती है, तो उनका एक मजाज बन जाता है, वो उसी हिसाब से चलते हैं। दूसरा ये बात है कि हर चीज़ उनको सस्पिशियस या मशकूक उस अंदाज से वो देखते हैं कि शुरू से ही उनका इस तरह की वो प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इस हवाले से शकूक, शुबात, इस तरह की चीज़ें जन्म लेती रहती हैं। और वो किसी से, जनरल कोई भी हो, वो किसी पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करता, और जो यकीन करता है तो वो बाज़ को लटकाया भी जाता है। तारीख में इस तरह के वाक़यात बहरहाल हुए हैं। मौजूदा आर्मी का जो जर्नल है, ये पाकिस्तान की तारीख में आप देखें, जनरल आए, उन्होंने मार्शल लॉ लगाए, वो डिक्टेटर बने, जैसे जनरल अयूब खान था। अयूब खान को लोगों ने नापसंद किया, और अयूब खान को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। अयूब खान की तस्वीर लोगों ने, आज भी मैंने देखी है, कई बुजुर्गों के घरों में लगी हुई है। अयूब खान से एक तबके ने नफरत की, और एक तबके ने, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उससे मोहब्बत की और उससे बहुत इज्जत दी, और उसे वो पाकिस्तान का मसीहा जानते थे। और किसी हद तक अयूब खान ने कुछ मसीहाई वाले काम भी किए थे। लिहाजा उससे नफरत करने वाले भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नफरत की एक बुनियाद यह तो हो सकती है कि वो डिक्टेटर था, बिल्कुल डिक्टेटर था। फतमा जना के हवाले से उसका जो किरदार था, वहां भी तो वही किरदार, जो कुछ उसने किया, आखिर में उस बेचारे की गले में वो भी बना। बहुत से अच्छे काम भी किए, पाकिस्तान का आलमी सतह पे वकार बढ़ाया। अयूब खान ने पाकिस्तान का वकार नीचे नहीं गिरने दिया, खुददार आदमी था। तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट, ये वो अयूब खान के काम है। इनको निकाल दें आप, तरबेला मंगला को निकालें, पीछे पाकिस्तान में बचता ही कुछ नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल्स, हाँ सॉरी, पाकिस्तान स्टील मिल्स। अब इन चीज़ों को आप पाकिस्तान से निकालें, पीछे बचेगा क्या? जनरल ज़िया आया, लोगों ने नफरत की, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा मैंने जो देखा है जनरल ज़िया का था। आज उसे डिक्टेटर कहने वाले
ये उसके मज़ार पे जाकर उसकी बरसियां मनाते रहे। नवाज शरीफ समेत उसकी बरसियों में जाके ये बेनजीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गालियां देता था। ये नवाज शरीफ जनरल ज़िया की, जनरल ज़िया को लोगों ने पसंद भी किया, नफरत भी किया। पाकिस्तान बेचा, पैसा वसूल किया, कीमत वसूल की। यही बात परवेज़ मुशर्रफ की है। कुछ लोगों ने नफरत की, कुछ लोगों ने उसे पसंद किया। आज भी कुछ लोगों का ये ख्याल है, मैं खुद दोस्तों से कहता हूँ, कई मेरे दोस्त हैं, आप यकीन करें, वो जनरल परवेज़ को बहुत पसंद करते हैं और वो कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ जितना कॉम्पिटेंट आदमी तो पाकिस्तान की तारीख में कोई आया ही नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंतहाई दर्जे का ज़हीन शख्स था, हज़र जवाब था। इंडिया में की विजिट पे गया तो उसने सबकी बोलती बंद करके रखी। टेबल पे उसके साथ बात करना कोई आसान बात नहीं थी। इंतहाई हज़र जवाब शख्स था। इस बात का हर आदमी मोतरफ है, माननी पड़ेगी, कैसे नहीं मानेंगे। जो सच है वो तो सच है। तो अब आया है आसम। इससे पहले जंगीर करामत था, वहीद काकड़ को भी हमने देखा। तो मुख्तलिफ जनरल, मिर्जा असलम बेग था, रईस शरीफ था, तो बहुत से जर्नैल हैं हमने आते देखे, जाते देखे। आसम मुनीर आज जर्नल है, कल ये नहीं होगा, जिस तरह बाजवा नहीं है। आसम मुनीर जब सुप्रीम को अपना आर्मी का चीफ नहीं होगा तो इसकी क्या है। तो मेरे ख्याल में जितनी जो कमाई इसने की है, इससे पहले तारीख में कोई जनरल नहीं कमा सका। लोगों ने, आप यकीन करें, मैं कुछ नहीं कहता, आप बता लें जनरल, इसने जनरल की कमाई क्या है। और ये जब जनरल नहीं रहेगा तो लोग इसको कैसे वेलकम करेंगे, कैसे फूलों के हाथ पहनाएंगे, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। उसकी बिल्कुल है, इन्वॉल्वमेंट है हर जगह पर। वो पॉलिटिकल मामले, वो यूएसए गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकातें। यहाँ पाकिस्तान में इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए कराची में तकरीर के मैं इकॉनमी को दुरुस्त करूंगा। एक फौज के जर्नल का काम होता है आदमी, आपका इकोनॉमिक मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ मरे हुए हैं। ये काम तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर का है। देखें, खर्चा अमूर पे हम अपनी पॉलिसियां तब्दील करेंगे, ये वजारत खर्चा का है। वजारत खर्चा का है या आर्मी चीफ का है ये काम। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो सियासी लीडरशिप के काम होते हैं, वो हमारे जर्नल करके करते हैं, स्वाबिद रहना असल करते हैं। बहरहाल ये चीफ जस्टिस का इंसाफ और ये सारे इंसाफात जो होते हैं, वो जस्टिस सदीकी वो कह रहा था कि उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में वो कह रहा है ऐसे हुआ। हम नहीं कहते कौन है कि जजेस के ऊपर भी गने तानी हुई होती हैं और उनसे फैसले उन्हें कहा जाता है कि इसे छोड़ना है, इसे नहीं छोड़ना, फलां को करना है। अगर ऐसा था, हम तो मेरा जी ये नहीं मानता कि ये बातें हक़ाइक़ पर मुबनी होंगी। इसमें बहुत से झूठ भी होते हैं, इनमें बहुत से बकवासात भी होते हैं। लेकिन आज ये जस्टिस आमर फारूक ने रात के अभी आगे अदालतें और भी हैं, क्या होने वाला है मुझे नहीं लगता। ऐसे हालात में, ये आखिर में मैं आपकी खिदमत में ज़रूर रखूँगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में इलेक्शन हो सकते हैं या इलेक्शन होंगे। आप इमरान खान को बाहर रख के अगर आप कहें कि हम इलेक्शन खेलेंगे तो ऐसे इलेक्शन नहीं खेला जाएगा। इलेक्शन होगा ही नहीं है, कोई युद्ध होगा, कुछ और होगा। और इलेक्शन ना होने की सूरत में जो युद्ध होगा वो इंतहाई खतरनाक होगा। मेरा तो क्या कहते हैं, मेरा दिल कांप जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि क्या कहते हैं वो सैर लुधियानवी के बकौल के ये शादी खाना आबादी हो मेरे मोहतरम भाई, मुबारक कह नहीं सकता, मेरा दिल कांप जाता है। अगर वजारत आला मरियम नवाज के ऐसे में आती है तो बहरहाल मैं मुबारक कह नहीं सकता, मेरा दिल कांप जाता है। वो आपके बेटे क्या कहते हैं जुनैद सफ्तर और उसका भी वो होता है, तो बस बात वो तो जोड़ियाँ तोड़ा नहीं लगदियाँ, तो एवं भी हो जाता है। ये कुछ आप खिदमत रखना था। आपने वीडियो में मुझे बताइएगा आप इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, आपकी राय और आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे हौसला भी देते हैं और मेरे लिए नए मौजूआत भी बनते हैं। इंशाल्लाह इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, खुद अपना ख्याल रखिएगा। बलूचिस्तान से हमारी बहनें आई हैं जो, अल्लाह अकबर, अब मैं क्या बात कहूँ, जो रात को वहाँ पर हुआ। ये विला ख़त्म करने से पहले ये बात मैं ज़रूर करूँगा। मैंने लिखी हुई थी, नोट की हुई थी। ठंडे पाए वो वाटर कैनन लेके आए हैं
और ठंडे पानी से वो बरसाया है उन औरतों पर। तुर्बत से निकली थी और उनका जुर्म क्या था कि बलूचिस्तान से उनमें से किसी का बाप किसी का भाई गायब हुआ, बाद में उसकी मसख शुदा लाश मिली। तो वो इस हवाले से आई थी इस्लामाबाद कि हम पे ये जुल्म ना करो। ये कौन हमारे भाइयों को, हमारी वालदैन को गायब करता है और बाद में कौन उनकी लाशों को मसख करके आके फेंक देता है? ये सवाल है कि वो आए थे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के जो ईवानों तक वो ये बात, क्योंकि कोयटा से, तुर्बत से, पंजगूर से उनकी आवाज़ इस्लामाबाद नहीं पहुंच रही थी, तो वो बेचारे प्रोटेस्ट करने आए कि हम इस्लामाबाद के अदल के ईवानों के सामने खड़े होके रोएंगे, पीटेंगे, बहने करेंगे कि हम पे मजीद जुल्म ना करो, खुदा के लिए हम पे रहम कर दो। उनकी बहन सुनने के बजाय वो जब आए रात को पहुंचे, बहाना बना के कोई अदल, इतने तो लोग थे ही नहीं, कितने लोग थे, चंद खवातीन थी, 400-500 लोग थे सारे, और उनमें खवातीन थी, एक वो मनोज बलोच थी। उस बेचारी को तो देख के बहुत ही, उसका भाई जो है कत्ल कर दिया गया, उसके बाप को एक दफ़ा गिरफ्तार करके लेके गए, फिर 3 साल बाद वो वापस आया, उसके बाद फिर गायब हुआ तो उसकी मसख शुदा लाश मिली। अब वो बची अपने बाप के लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि क्यों, और वो कह रही है मैं माफ़ कर देती हूँ अपने बाप का, तो वो ये कह रही है, आप अंदाज़ा करें। लेकिन आइंदा हमारे बलोचिस्तान के साथ ये ना हो, फिर भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो ये ज़िंदां कब तक ये जुल्म का निज़ाम चलेगा दोस्तों? इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए और इसका अपने मुल्क से अपना अपना हिस्सा डालिए। अपना अपना जो भी आपका अलग अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया हुआ है, उस अपने टैलेंट को, अपनी खूबी को, अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हमने अल्लाह के यहाँ भी जाना है, अल्लाह के आगे भी पेश होना है। तो ये तो बहुत बड़ा मजाक हो रहा है हमारे साथ। मजाक नहीं है, हमारे यहाँ कोई आइन नहीं है, हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला रहा है, किसी जंगल में रह रहे हैं यार। ऐसा इंसानों का माशरा होता है? हम तो जानवरों से भी गए हुए माशरे में रह रहे हैं, और किसने यहाँ तक हमें पहुँचाया है? ये तो एक लंबी प्रोसेस है। ये 30-30, 40-40 साल बारियां लेके हुक्मरानियाँ किसने की हैं? इमरान तो अब आया, उसने तो लोगों की आंखें खोल दी हैं। लोग उससे मोहब्बत इसलिए करते हैं, लोगों की आंखें खोल दी हैं। यहाँ के पीके के लोग ऐसे करके उसके लिए दुआएं मांगते हैं। जिन लोगों का सेहत कार्ड पे इलाज हुआ है, वो इमरान खान के लिए रोते हैं, फरियादें करते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सी रिफॉर्म्स हैं। मैं इस वक्त मेरा वो मौजूद नहीं है। बहरहाल जस्टिस आमर फारूक ने रात के अंधेरे में इंसाफ नहीं किया। मैंने ये कहना, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर मेरे व्लॉग्स को देखा करें, ज़रूर मेरे व्लॉग्स को लाइक किया करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में ज़्यादा रहे। वैसे मैं ये तमाम व्लॉग्स अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर भी अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। बाकी इलेक्शन 2024 के हवाले से जो मेरे एनालिसिस हैं, वो सारे मैंने अपनी प्ले लिस्ट में डाले हैं। तो वो 15-16 एक साथ हैं, वो तमाम एक साथ आप देखें, बहुत ज़बरदस्त हैं। वो मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।